सुन रहे हैं आरजे आदिल के साथ पॉकेट एफएम की खूबसूरत कहानी राजकुमारी सुलोचना। एपिसोड 1, बगीचा। कहते हैं हिंदुस्तान का दिल है उसकी राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का दिल चांदनी चौक। पूरा का पूरा इतिहास छुपा है इन तंगलियों में, जो हर तरह के रंगों, खुशबुओं और किरदारों से भरी हुई है। यहाँ की घूमती पतली गलियां, कभी छोले कुलचे और कभी पराठों का स्वाद आपको बांधे रखेगा, तो कभी इत्र की भीनी भीनी खुशबू। इन्हीं सारी दुकानों के बीच एक और छोटी सी दुकान है, बगीचा। तरह तरह के फूल पौधों की ये दुकान वैसे तो हमेशा ही अपने खुशबू और महक से लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन कुछ दिनों से बेजान बंजर पड़ी हुई है। कांच की खिड़कियों पे धूल की परतें जमी हुई हैं और दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला। उस दिन भी जब आसपास के सारे दुकानों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर उठाए, तब एक नजर बागीचे पर भी डाली। उस दिन भी वीरान पड़ा बागीचा वैसा ही बंजर पड़ा था। जब सूरज चढ़ना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने फिर चक्कर लगाए। इक्का दुक्का बंद दरवाजे को देख के मायूस चेहरे के साथ बिना कुछ कहे निकल गए। लेकिन फिर वो लोग आए जिन्होंने झल्लाहट दिखाई, बातें बनाई। जीशान भाई उनमें से एक थे, जो 2 गली छोड़कर उनकी जुत्तियों की दुकान थी, तो दिन में 2-4 चक्कर काट ही लेते थे, जैसे 2 घंटे बाद ना जाने क्या ही बदल जाएगा। ताने कसना तो उनकी दिमागी कसरत है। कल की तरह उस दिन भी उजाड़ बगीचे को देखते हुए बोले, आज भी चमन नहीं खिला, कहाँ गायब है ये लड़की। बगल के पनवाड़ी से उनकी बहुत बनती थी। रोजाना ऐसे ही बातें शुरू होती थी। अरे रोज सुबह सुबह लेनदारों के टाटा लग जाता है भाई, हमें तो नहीं लगता कि अब ये ताला खुलने वाला है। जीशान भाई थोड़ा परेशान हुए। अरे ऐसा ना बोलो भाई, अपना पैसा लेने के लिए पहले बाप के आगे पीछे दौड़े, वो भाग गया, अब बेटी के चक्कर काट रहे हैं, ये तो गायब। पूरा खानदान ही दगाबाज निकला। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जीशान भाई, पैसों के मामले में सोच समझ के भलाई करनी चाहिए। घर बार देखा है इनका, सब एक से एक मतलबी बेकार के लोग हैं। अरे भाड़ में जाए, हमें क्या करना, बस अपना पैसा वापस मिले तो जान छूटे इन मनहूसों से। अपने बाप की तरह भाग भाग तो नहीं गई ये लड़की। बगीचे के अंदर का नजारा भी उतना ही गुमसुम था जितना कि बाहर का। रूखे मुरझाए फूल, बेजान लटकी हुई बेलें, काउंटर पर जमी हुई धूल, खिड़की का कांच एक जगह से थोड़ा टूटा हुआ था। शायद कभी किसी ने गुस्से से पत्थर फेंक कर मारा होगा। उसी छीत से घुसकर सूरज की रोशनी दुकान के हाल बयां कर रही थी। लेकिन बाहर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो बगीचा पूरी तरह से निर्जीव नहीं था। दुकान के एक कोने में हरा भरा एक मैंड्रिक का पौधा ऐसे खिला हुआ था जैसे कि अपने आसपास के वातावरण से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। और उसी के बगल में थी निर्जीव सी प्रतीत होती हुई एक लड़की, उम्र तकरीबन 18-19। मासूम चेहरा, गहरे भूरे रंग के लंबे बाल। दुकान के बाकी हिस्सों की तरह उस पर भी धूल मिट्टी ने ऐसे घर कर रखा था, मानो महीनों से यूं ही वो भी बेजान पड़ी हुई थी। उसके हाथ में सुनहरे रंग की एक किताब थी जो उसने अपने सीने से लगा के पकड़ रखी थी। फिर अचानक मैंड्रिक के पौधे से एक आवाज आई, राजकुमारी सुलोचना, राजकुमारी। वो लड़की अपने आंखें खोल के गहरी सांस लेती है, जैसे उसके नाम को पुकार कर किसी ने उसमें जान ही डाल दी हो। राजवैद्य कालीचरण। सुलोचना ने नाम बुदबुदाया और उस पौधे की ओर नजर घुमाई। वो सरक के उसके पास गई और धीमी आवाज में बोली, गुरुजी, हमें सुनहरी पुस्तक मिल गई, अब आगे क्या करना होगा? सवाल का जवाब मैंड्रिक पौधे से आया, राजकुमारी, इस पुस्तक को सदैव अपने साथ ही रखना। जब आप नर्क लोक से धरती पर गईं, तो कुछ जादुई शक्तियों को भी अपने साथ ले गईं। इन शक्तियों के 2 रूप हैं, एक तो वो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगी, और दूसरा नर्क का काला भयानक रूप, जो न केवल आपके आसपास के लोगों को हानि पहुंचा सकता है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का विनाश भी कर सकता है।
इसलिए इन शक्तियों को वश में करना अति आवश्यक है। अपनी इन शक्तियों को जानकर इस पुस्तक में लिखना होगा। ये जादुई पुस्तक आपको अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करेगी। वो सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? इस धरती पर कब तक हमें रहना होगा? राजकुमार अर्जुन वो अपना मार्गदर्शन करेंगे। राजकुमारी सुलोचना परेशान हो जाती है। और हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं और किसके शरीर में हैं। फिर तो जानिए और सीखिए। जब तक राजकुमार आपको नहीं मिलते तब तक आपको इसी जीवन को जीना होगा। और आप 400 साल बाद धरती पर लौटी हैं। बहुत कुछ बदल गया होगा, उसे जानने समझने की कोशिश करिए। राजकुमारी सुलोचना अपने चारों तरफ नजर दौड़ाती है और एक गहरी सांस के साथ उठती है। सुलोचना अपने मैले वस्त्रों से मिट्टी झाड़कर काउंटर की तरफ जाती है। शायद वहां से कुछ पता चले, लेकिन काउंटर पर पड़ी चीजों ने राजकुमारी को और भी असमंजस में डाल दिया। कई सारे बकाया बिल और पर्चे पड़े थे जो उसकी समझ से बाहर थे। सुलोचना जितना ही उस काउंटर के खानों को खंगालती उतने ही पर्चे निकलते। तभी ऊपर पड़ा फोन बजा और डर से सुलोचना के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब ये क्या बला थी? फोन बजता रहा और सुलोचना अपने कानों पर हाथ रख के दूर मेंढरे के पास जा खड़ी हो गई। हमें डर लग रहा है गुरुजी, हमसे नहीं हो पाया तो? घबराइए मत राजकुमारी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सुलोचना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। आप ना हो तो मेरा क्या होगा? फोन बजना कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सुलोचना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। आप ना हो तो मेरा क्या होगा? फोन बजना बंद हो जाता है। सुलोचना को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अपने आसपास के हालात को देखकर उसने दुकान से ही शुरुआत करने का फैसला किया। सुलोचना दरवाजे तक गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से ताला लगे होने की वजह से वो नहीं खोला। सुलोचना ने खिड़की की तरफ से देखा और उसे खोलकर बाहर की हवा में सांस ली। अचानक ही पूरी दुकान रोशनी से भर गई। सुलोचना को काउंटर के ऊपर एक चाबी दिखी। वो उसे लेकर खिड़की से बाहर निकली और ताला खोलने की कोशिश में लग गई। जब चाबी से ताला नहीं खुला तो परेशान होके उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। इस जद्दोजहद में उसका ध्यान ही नहीं गया कि पड़ोस के सारे दुकानदार अपना अपना काम रोककर उसे हैरानी से देख रहे थे। आखिरकार जब उसकी नजर उन सब की तरफ गई तो समझ नहीं आया कि सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसने हिचकिचाकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपनी सफाई में लग गई। पूरी दुकान में झाड़ू लगा के सारे मुरझाए फूल पौधे फेंक के सुलोचना बस काउंटर की झाड़ पोछ पर आई थी कि जिशान भाई सर पर आकर खड़े हुए और भड़कीली आवाज में कहा, मोहतरमा आ गई आप? इतनी क्या मसरूफियत की, ना फोन उठाया ना बताया, बस दुकान बंद करके रातों रात गायब। सब खैरियत? सुलोचना अपने सामने खड़े 45 साल के अनजान आदमी को देखकर हड़बड़ा गई। उसे नहीं पता कि क्या कहे, कैसे जवाब दे। तभी जिशान की आंखें और उसकी नारकीय शक्तियां उसे रास्ता दिखाती है। एक धीमी सी आवाज उसके कान में गूंजती है, जिशान मकबूल, पिता के दोस्त, उधार, सावधान। सुलोचना संभलते हुए कहती है, सब ठीक है जिशान। सुलोचना की शक्ति अपना काम कर रही थी और जिशान के मन की बात उस तक पहुंच गई। उफ, इतने सालों में पहली बार जिशान भाई नहीं, सिर्फ जिशान। सुलोचना जल्दी से अपनी गलती सुधारती है। जिशान भाई, आपके पैसे हम शीघ्र ही लौटा देंगे, हम पर भरोसा रखें। हम यही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ा समय और। जिशान को समझ नहीं आया कि शहनाज आज कैसे बात कर रही है। हमेशा तो रूखा रूखा सा जवाब मिलता था,
तब तक एक और लेनदार अपने पैसे मांगने वहां आ गया। फिर एक और। सुलोचना को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। अगर उसकी शक्ति उसके साथ ना होती तो बुत बनी उन सबको देखती रह जाती। एक एक करके किसी तरह वो सबके जवाब देने लगी। जैसे जैसे वो लोगों की आंखें पढ़ के उसके जवाब दे, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाए। लेकिन फिर अचानक ही उसे अपनी आंखों में गर्माहट महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे ये शक्ति उस पर हावी हो रही थी। वो शक्ति अब केवल अपने सामने खड़े लोगों की बातें नहीं बता रही थी, बल्कि सुलोचना से कह रही थी कि वो उन्हें जला के यहीं भस्म कर दे। बार बार यही बात उसके कानों में गूंजने लगती है। सुलोचना की आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थी और फिर वो चीख पड़ती है, शांत शांत, एकदम शांत। हमने कहा ना सबके पैसे मिल जाएंगे। हम सबसे एक एक करके कल बात करेंगे। अभी अब सब जाए यहाँ से, चलिए। सर झुकाए बिना किसी से नजर मिलाए सुलोचना सबको बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। अब ये शक्ति इतनी गहन हो गई है कि सुलोचना दर्द से कराहने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए सुनहरी पुस्तक के पास जाती है और जल्दी उसमें अपनी शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में लिखती है। जैसे ही वो सब लिख के पूर्ण विराम लगाती है, सारे अक्षर पुस्तक में विलीन हो जाते हैं। सुलोचना शांत हो जाती है और आंखों की लालिमा जाने लगती है। वो फिर से भूरी आंखों वाली साधारण सी लड़की बन जाती है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले सब शहनाज के नाम से बुला रहे थे। सुलोचना सुनहरी पुस्तक को बंद करके काउंटर की पहली दराज में रख देती है। फिर मैंड्रे के पौधे के पास जाके अपने गुरु से बात करने की कोशिश करती है। गुरुजी, आपने सही कहा था, ये शक्तियां हमारी उम्मीद से भी ज्यादा बलवान है। आप ठीक तो है राजकुमारी? अभी तो ठीक है हम, लेकिन आगे से इन शक्तियों का प्रयोग बड़े ही सोच विचार के साथ करना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इस पुस्तक के सहारे उन सारी शक्तियों को वश में कर लेंगे। ध्यान रहे, कोई भी शक्ति छूटनी नहीं चाहिए। वो कभी भी आप पर हावी होके सर्वनाश कर सकती हैं। सुलोचना राजवैद्य की बात सुन के परेशान और दुखी होते हुए कहती है, हम यहाँ बहुत अकेले हो गए हैं गुरुजी। दुनिया बहुत बदल गई है। पता नहीं कहाँ आ गए हम। ना तो इन आधुनिक वस्तुओं की पहचान है हमें, न इन अनजान लोगों की। आपकी आवश्यकता है हमें यहाँ। कालीचरण राजकुमारी सुलोचना से सहानुभूति जताते हुए, राजकुमारी आप हताश ना हो, हम हैं ना आपके साथ। भले ही प्रकट रूप में नहीं, किंतु आपकी सहायता के लिए इस पौधे के माध्यम से सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। चलिए अभी आरंभ करते हैं। आपके मन में सवाल है कि आप कहाँ हैं? अपने आसपास देखकर बताएं कि क्या दिख रहा है आपको। उत्तर यही छुपे हैं। सुलोचना अपने आप को संभालते हुए बताती है, मुरझाए फूल के पौधे के बीच आंख खुली थी। मतलब जिस कन्या का शरीर आपको मिला है वो एक फूल पौधे की विक्रेता है, शहनाज। पिता ने कई लोगों से उधार ले रखा है, जो अब इसके सर आ गया है। गुरुजी, हमें क्रय विक्रय कुछ नहीं आता, हम कैसे करें ये सब? फोन की घंटी बजनी शुरू होती है और सुलोचना चौंक जाती है। और क्या है ये यंत्र? बज बज के परेशान कर दिया है। सुलोचना मैंड्रे के पौधे को उठाकर काउंटर पर रख देती है। फिर संदेह के साथ बजते हुए फोन को देखती है। कुछ सोचकर फोन रिसीवर उठाती है। फोन बजना बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो हेलो शहनाज, शहनाज। सुलोचना उसे अपने कान पे लगा के सुनती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये यंत्र बात कर रहा है। सुलोचना हक्का बक्का होके बोलती है, गुरुजी, ये यंत्र तो जादुई है, बात कर रहा है। कहीं ये भी नर्क की शक्ति तो नहीं? कहना कठिन है। नर्क की शक्तियां आपके द्वारा धरती पर आई हैं। किसी अन्य वस्तु या मनुष्य में होने की संभावना तो नहीं लगती है। वैसे क्या कह रहा है यंत्र? सुलोचना धीरे से कहती है, शहनाज को पुकार रहा है। तो फिर जवाब दे उसे। आज से आप शहनाज हैं। सुलोचना हिचकिचाते हुए फोन का रिसीवर अपने चेहरे के सामने लाती है। हाँ, हम शहनाज बोल रहे हैं, आप कौन? फोन और आदमी ने जवाब दिया, बड़ी देर से आवाज आई, लाइन साफ नहीं है क्या? जब भी फोन से आवाज आती
सुलोचना उसे अपने कान के पास ले जाके सुनती, फिर जवाब देने के लिए चेहरे के सामने लाती। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ठक्कर। आपको फूलों की डिलीवरी करवानी है क्या? सुलोचना असमंजस में, डिलीवरी? फोन वाला आदमी अब थोड़ा झल्लाता है, शायद वो जल्दी में था। कौन? फोन और आदमी ने जवाब दिया। बड़ी देर से आवाज आई, लाइन साफ नहीं है क्या? जब भी फोन से आवाज आती, सुलोचना उसे अपने कान के पास ले जाके सुनती, फिर जवाब देने के लिए चेहरे के सामने लाती। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ठक्कर। आपको फूलों की डिलीवरी करवानी है क्या? सुलोचना असमंजस में, डिलीवरी? फोन वाला आदमी अब थोड़ा झल्लाता है, शायद वो जल्दी में था। अरे मैडम, आपको डिलीवरी करवानी है तो बोलो, और अगर दुकान बंद कर दी है तो बकाया देके काम खत्म करो। और भी ग्राहक बैठे हैं, दुकान खुली है, आप कर दो वो डिलीवरी। और बकाया पैसे? पैसे आपको 2-4 दिन में मिल जाएंगे। ठक्कर दो पल को शांत हो जाता है, फिर सोच के बोलता है, ठीक है, कल सुबह 5 बजे टेम्पो पहुंच जाएगा दुकान पे, लेकिन शनिवार तक पिछले पूरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना ये आखिरी डिलीवरी होगी और पैसे तो मैं निकलवा कर ही रहूंगा। फोन वाले ठक्कर की आवाज बंद हो जाती है। सुलोचना इंतजार करती रहती है कि वो कुछ और बोले, लेकिन फोन कट हो चुका था। यंत्र, ठक्कर यंत्र। कोई जवाब नहीं आता। राजवैद्य जी, यहाँ तो यंत्र भी चेतावनी देते हैं। आप शीघ्र ही उपाय ढूंढे कि राजकुमार अर्जुन कैसे मिलेंगे। पता नहीं हम कितने दिन तक इस रूप में यहाँ रह पाएंगे। तब तक हमें शहनाज और इन मुसीबतों को जानना होगा। नारकीय शक्तियों की तरह कहीं हम पर भी हावी ना हो जाए। आखिर कौन है ये सुलोचना जो नर्क से धरती पर आई है, और कैसे रहेंगी वो धरती पर शहनाज बनकर? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी राजकुमारी सुलोचना। हेल टू